नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 6 और वक्त है 6 बड़ी खबरें बताने का। और बात करेंगे सत्र का हंगामेदार आगाज। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल में अभिभाषण दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जोरदार देखने को मिला, जिसका राज्यपाल ने रुक रुक कर जवाब भी दिया है। बता दें कि यह बजट सत्र 2 से 12 फरवरी तक चलेगा। 5 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। सभी विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इस दौरान भाजपा के सदस्य भी शोरगुल करने लगे। हालांकि राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा कि प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में रामराज स्थापित करने में सफल रही है। प्रदेश में 2 बार हुई इन्वेस्टर समिट, G20 विश्व कप 2023 के आयोजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है, जिसके दुनिया के सामने प्रदेश की एक नई छवि बनकर उभरी है। विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार हंगामा। बता दें आपको कि यूपी बजट सत्र का आज हंगामेदार आगाज हुआ। विपक्षी दलों ने काफी शोर आज सदन में किया और राज्यपाल के अभिभाषण को रोकने की कोशिश लगातार विपक्षी दल करते नजर आ रहे थे। सत्र का हंगामेदार आगाज देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार ये मांग करते हुए नजर आए कि अब राज्यपाल भाषण रोको। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के तेवर आज काफी ज्यादा आक्रोशित और आक्रोश से भरे हुए नजर आए। और वहीं बीजेपी यानी कि जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई। तो आज कहीं ना कहीं विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामेदार रहा। 5 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। 12 फरवरी तक ये सदन चलेगा और इस पर आरोप प्रत्यारोप साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। विपक्षी दल किस तरीके से सत्ता पक्ष पर हावी होता है या सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी हो जाता है, ये देखना होगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा। 5 फरवरी को सरकार पेश करेगी बजट। आज विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण का हुआ विरोध। यूपी बजट सत्र का हंगामेदार हुआ आगाज। पांच फरवरी को आपको बता दें कि सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। उससे पहले आज राज्यपाल का हुआ अभिभाषण, जिसका विरोध विपक्षी दल करते हुए नजर आए। विपक्षी सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा। पांच फरवरी को सरकार पेश करेगी बजट। विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। इस दौरान भाजपा के सदस्य भी शोरगुल करने लगे। हालांकि इस बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण जो है वो पढ़ती नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज अगर हम विधानमंडल की बात करें तो जमकर हंगामेदार आगाज हुआ है।
समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए हैं आज। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये विधानसभा विधानमंडल सत्र जो बजट सत्र है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पूरे एक साल का लेखा जोखा जो होता है सरकार वहाँ पे पेश करती है, जो खर्च हुए हैं, जो किस मद में कितने पैसे गए हैं, किस मद में कितना पैसा आया है, या जो पैसे सप्लीमेंट्री जो बजट आता है उसके आने के बाद काम को कितना पूरा किया गया है, पूरी जानकारी पूरा लेखा जोखा और राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल जब शुरुआती दौर में अभिभाषण किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो पूरी जानकारी दी जाती थी, एक साल में इतने बजट आए, इतने इनके काम हुए, यूपी सरकार ने क्या अपनी जो है क्षमता है और सब कार्य कुशलता को लेकर वहां पे जो है एक प्रदर्शन के रूप में होता है। लेकिन क्योंकि विपक्ष का जो काम है, क्योंकि सरकार का विरोध करना, तो अपने हिसाब से वो अपना विरोध करेंगे। तो समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्षी पार्टियां, उनके नेता, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो भी राज्यपाल के अभिभाषण में ही बीच में ही इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने कल से ही तैयारी कर ली थी कि अगर इनके शोर शराबे जब भी होंगे तो पूरे वातावरण को राममय कर देना है। क्योंकि देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आए हैं विधान भवन में, तो सबसे पहले उन्होंने एक शब्द कहा कि देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद जो विधायक थे, जब सदन के अंदर सब बैठे अपने पटल पे, जब उन पटल पे पुस्तिका आई, उसके बाद सबको राम पत्रिका पहनाई गई। और जब राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के जो विधायक, जो तमाम विपक्षी दल के लोग थे, उन्होंने जोर जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया। तब उसके बाद जो है अपने मेज को पीटना एक कार्यक्रम शुरू कर। लेकिन जब बीजेपी के विधायकों का मौका मिला, उन्होंने जय श्री राम तमाम ऐसे नारे लगाने लगे, जिससे वहां पे पूरा वातावरण विरोध और प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। तो ठीक है कौशलेंद्र, इसका मतलब साफ है कि सत्ता पक्ष के ऊपर कहीं ना कहीं विपक्ष हावी होने की पूरी कोशिश करेगा और विपक्ष ने भी अच्छी खासी रणनीति बना रखी है। फिलहाल देखना होगा कि आगे के जो सदन की कार्रवाई है वो किस तरीके से संचालित की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे ड्राफ्ट तैयार, कानून दमदार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। बता दें कि मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल धामी सरकार ने यूसीसी के लिए 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। ड्राफ्ट मिलने के बाद अब सरकार इसे शनिवार को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। बता दें कि देहरादून में यूसीसी कार्यालय पिछले 3 दिनों से प्रतिदिन 15 घंटे से अधिक काम कर रहा था। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, यूसीसी जिसकी सुगबुगाहट काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ताने भी कस रहा था कि सत्ता पक्ष लगातार यूसीसी का जिक्र कर रहा है, हम यूसीसी लाएंगे ये कह रहा है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है वो दिन भी नजदीक है और ये विधेयक अब जल्द ही सदन में पेश किया जाएगा। बिल्कुल यशी, देखिए विपक्ष के जो जितने भी तमाम जो आरोप भाजपा पे लगे थे, सरकार के ऊपर लगे थे, वो कहीं ना कहीं ऊपर विराम जो है वो खास तौर से देखने को मिला है। क्योंकि आज जो है यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। रंजना देसाई जो पूर्व जस्टिस रही है, उनकी अध्यक्षता में जो है 6 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और उनका जो मसूदा है यूसीसी को लेकर के वो आज धामी सरकार को दे दिया गया है। और उसको लेकर के देखिए कल जो है स्पेशली जो है कैबिनेट बुलाई गई है। लगभग 4 बजे करीब जो है सचिवालय में कैबिनेट होगी और कैबिनेट में इस यूसीसी को लेकर के जो मसौदा है उसको लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद जो है विधानसभा सत्र यानी कि 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 6 फरवरी को जो है यूसीसी पटल पर रखा जाएगा, विधेयक लाया जाएगा और उसको पास कर लिया जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भाजपा के जो विधायक है उनकी विधानसभा में है और इसको सरकार को हल करने में, इसको पास कराने में कोई ऐसी मशक्कत जो है वो करनी नहीं पड़ेगी।
इसके साथ साथ देखिए अभी क्या उसमें मटेरियल है, यानी कि क्या क्या क्लोज उस जो कानून है यूसीसी को लेकर के उसमें क्या क्या क्लोज दिए गए हैं, ये बहरहाल अभी डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। ये पोर्टल में जब ये पास हो जाएगा तब उसके बाद ये सारी आगे की कार्रवाई होगी, और उसके बाद संभवतः ये भी जताया जा रहा है कि 6 तारीख को ही राज्यपाल से जो है मुलाकात होगी, और राज्यपाल के जो अंतिम हस्ताक्षर जो होने हैं वहां से शुरुआत होनी है प्रदेश के अंदर कानून को लागू करने की, तो उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि ये धामी सरकार की एक बड़ी पहल है, और धामी जब आए थे आपको याद होगा ये चीज, तो उन्होंने चुनाव से पहले ही उन्होंने घोषणा करी थी कि भाजपा जो है अगर दोबारा चुनाव जीतती है तो जो है यूसीसी को जो है प्रदेश के अंदर जल्द लाया जाएगा, और यूसीसी कानून को लेकर के ठोस निर्णय जो है वो राज्य सरकार ने लिया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है यशी कि ये पहला जो है राज्य जो है उत्तराखंड का होगा जो यूसीसी को लेकर के इतना जो कानून है उसको लाने में सक्षम रहा है। उसके बाद क्या उसके अंदर मसौदा होगा, क्या चीजें होंगी टेक्निकल तौर पे कहा जाए, क्योंकि बताया जा रहा है जो सूत्र है जो बताया जा रहा है उसमें ज्यादातर जो है महिलाओं को लेकर के ये सामान्य नागरिकता कानून जो है वो प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसमें जो ज्यादातर जो क्लोज है वो महिलाओं के हित को लेकर के है, लेकिन बहरहाल ये कहना और समझना भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इस तरीके के कयास जो है वो बिल्कुल। देखिए राजेश जी, इस पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष इससे पहले कई सवाल उठा चुका है, तो हालांकि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये किस तरीके से इस प्रदेश में काम करेगा, या विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट कितना सही साबित होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और कानून का इंतजार है, जल्दी ये विधेयक लागू कर दिया जाएगा और सरकार को इसे पास कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अब बात करेंगे संकट में सोरेन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोरेन से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से संबंधित है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी से राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने को कहा है। बता दें कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने अपनी ही गिरफ्तारी की आशंका के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जो तो आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट उनसे कहा है कि हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया जाता। तो ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा है कि ये मामला एक मुख्यमंत्री के लिए, और उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ साफ तौर पे कि ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन ने अपनी लीगल टीम से ये विचार बनाया या ये कहे सीधे तौर पर के रियायत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन मैं आपको पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूँ, चाहे संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी यही प्रक्रिया को अपनाया था जिसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए ये शब्दों का प्रयोग किया था कि अगर ईडी के अधिकारी किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और सीधा वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उनके कार्य प्रणाली को रोकने वाला काम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं में लगातार जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया था और उनको भी यही जवाब दिया था कि पहले आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। और सीधे तौर पर मैं कहूँ वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी दिखाई है। सीधे तौर पर जो है हेमंत सोरेन को वकील कपिल सिब्बल को फटकार लगाई और साफ तौर पर यही कहा है कि पहले आप झारखंड हाई कोर्ट जाइए, वहां पर ये मामला दिखाइए, उसके बाद यहाँ पर आइए। जबकि कपिल सिब्बल चाहते हैं कि वो मंत्री है तो उनको रियायत मिले और वो सीधे तौर पर
सुप्रीम कोर्ट आ गए। और मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल ही मनीष सिसोदिया के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तब भी यही शब्द कहकर लौटा दिया था। और अब देखने वाली बात यह है कि जब फिर से वो झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका या अपील दायर करेंगे तो उसमें कोर्ट का क्या रुख रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाते हुए कपिल सिब्बल से कहा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा पहले खटखटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, चूंकि ये मुख्यमंत्री पद से जुड़ा मामला था, तो उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और अब बात करेंगे चंपई के सिर पर ताज। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और राजद के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था। इससे पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद चंपई ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी और माताजी से आशीर्वाद लेने आए थे। मैं झारखंड आंदोलन से जुड़ा था और मैं उनका शिष्य हूँ। झामुमो विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल से जल्द सरकार बनाने के लिए उनकी स्वीकृति ली है और उन्होंने आग्रह किया था कि क्योंकि राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति बुधवार को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद से राज्य में मुख्यमंत्री न होने की वजह से थी और इसके कारण राजनीतिक संकट गहरा गया था। वहीं चंपई सोरेन को अपनी सरकार का बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया। इससे पहले चंपई सोरेन ने कहा था कि हम एकजुट हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। वहीं शपथ के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को 2 दिन के लिए हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। इन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया है। तो फिलहाल चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्हें अपनी सरकार बनाने का दावा जो पेश किया था उसके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। और अब बात करेंगे दुस्साहसी दबंग शांति भंग। पीलीभीत में एक महिला को दबंग के खिलाफ मुकदमा लिखवाना भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंग ने मुकदमा लिखवाने के बाद महिला के घर अपने साथियों के साथ जाकर जमकर गाली गलौज की। इतना ही नहीं, पुलिस को भी खुली चुनौती दे डाली। मामले में दबंगई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पूर्व प्रधान थाना लौटने की धमकी देता नजर आ रहा है। मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान व उसके भतीजे पर और मुकदमा दर्ज किया है। अब पीड़िता का कहना है कि आरोपी धमका रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूर्व प्रधान सुखलाल कश्यप अपने आप को विधायक और सांसद का खास बताता है, जिसके डर से पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। पीड़ित महिला ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मामला है कि जैसे हम गए थे दवाई लेने और पप्पू, नसीर का लड़का पप्पू है, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा। उसने हमारा पैर दबा दो, हमने उससे कही तो अल्टसंट वो मतलब रोड पे बीचा बीच रोड पे गाली भी देने लगो और उसने कहीं भी मतलब मारन उन के लिए लिपटियो। कई लोग वहाँ पे इकट्ठे भी हुए गए और जब घर पे मतलब उसके थाने में हमने एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, तो उसने मतलब थाने में भी उसने उसको कुछ भी ना, मतलब इन लोगों ने कुछ भी उसको ना करो। उसके बाद में इन लोगों ने उसके ऊपर दबाव जब बांधने अनशन हमसे बोलो घर पे आके भी गाली दें। पप्पू लड़का एक बार घर पे आओगा, घर पे जाके उसने गाली दी। तब उसके फैसला के लिए इन्हें कही कि मतलब फैसला उसला कराओ। जी हाँ, तो यहाँ पर महिला जो है वो दबंग के खिलाफ थाने में तहरीर देने पहुंची थी, जिसके बाद से उसको लगातार धमकी दी जा रही है। हमारे संवाददाता कुलदीप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह बेहतर पुलिस व्यवस्था की बात की जाती है और नारी शक्ति मिशन शक्ति चलाकर महिला अपराध को कम करने की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह का मामला ये पीलीभीत में आया है, खुलेआम दबंग लोग महिलाओं के लिए धमकी दे रहे हैं, तो ये इस बात की वानगी है कि पीलीभीत में पुलिसिंग व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर है। और जब थाने पर उस महिला को न्याय नहीं मिल पाया तो वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसके बाद जब पुलिस अधीक्षक ने पूरी बात सुनी है और उसके बाद महिला की न्याय की गुहार समझी गई है और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही थाना स्तर पर ये कही जा सकती है और मानी जा सकती है। साझा करने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो दबंग के खिलाफ महिला थाने पहुंची थी तहरीर देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उसको लगातार धमकियां दी जा रही। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे और झलक आए आंसू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे और झलक आए आंसू। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में गुरुवार को 52 वर्षीय जयवंती की आंखें उस वक्त झलक आई जब कई सालों के इंतजार के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अबू सुफियान चौहान ने 14 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद सचानंद दास ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि आज कई सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि नागरिकता का प्रमाण नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में उन्हें काफी असुविधा होती थी, लेकिन अब भारतीय नागरिकता मिलने के बाद न केवल उन्हें पहचान मिली है, बल्कि अब सरकारी योजनाओं की मदद से वो अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले सभी पाक विस्थापितों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि जिला प्रशासन नागरिकता के आवेदनों पर प्राथमिकता से नियमानुसार कार्रवाई कर प्रमाण पत्र जारी करता है ताकि आवेदक किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 294 पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये बताना चाहूंगा कि जो 14 जो महिला और पुरुष थे उनको आज जो कलेक्टर में उनको जो नागरिकता दी गई है उससे उनको काफी उत्साह मिला है, क्योंकि वो भारत में रहते लेकिन सरकारी जो योजनाएं थी, हम बात करें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, हम बात करें राशन की, तो इन योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो आज जैसे ही जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर है अब्दुल सुफियान ने जिनको नागरिकता दी, नागरिकता देने के बाद अब वो सारी जो सरकारी योजनाएं थी वो सारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। और इसी के साथ जो पात्र आवेदक थे उनको भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिया गया है। जी ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल नागरिकता के साथ मिली पहचान और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।